सो गाइज कैसे हो आप लोग। वेलकम यू ऑल अगेन माय चैनल हमारा झारखंड। और आज का हमारा जो लेक्चर है ना, आज हम अपना जो इंडियन जीएस का सीरीज़ लेके चल रहे थे, जिसमें कि मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आप लोग करा रहा था मैं यहाँ पे तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज भी हम भूगोल के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपको JSSC JPSC दोनों में बेनिफिशियल होंगे, इनफैक्ट सारे एग्जाम में, क्योंकि इंडियन जीएस का पोर्शन है। चलिए हम देखते हैं। मैंने 5 सीरीज़ दे दिया था, आज छठा सीरीज़ है। तो जो लोग भी JPSC या JSSC के कोर्स कर रहे हो या जो लोग कोर्स करना चाहते हो, हमसे जुड़ सकते हो हमारे चैनल से, हमारा झारखंड से, ठीक है। सो ये छठा, ये जो सीरीज़ है, जो श्रृंखला चल रही है हमारा इंडियन जीएस का, ये छठा है। अब आपको जो नेक्स्ट मिलने वाला है, हम इंडियन जीएस और क्या कहते हैं, सॉरी, जनरल साइंस का और झारखंड का सीरीज़ के बाद आपको मिलेगा। तो 6 सीरीज़ के बाद अभी हम पहले लगभग 5-6 सीरीज़ पहले आपको झारखंड का देंगे, फिर जनरल साइंस का, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। और आज का अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है इंडियन ज्योग्राफी का, उसको देखते हैं। देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि द बिंदन सिस्टम ऑफ रॉक इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, बोला चट्टानों के बिंदन तंत्र के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन को देखो और इसका आंसर लगाने का प्रयत्न करो। जब भी आपको इंडियन जीएस क्वेश्चंस मिलते हैं और अगर आप मेरे लेक्चर्स को सुन रहे हो तो आप पेपर और पेन लेके बैठो, ताकि आपको मैं बहुत सारा पॉइंट्स एक्स्ट्रा देता हूँ। इसको भी हमने कुछ एटॉप्सी सीरीज़ के तर्ज पे ही रखा है, जो मैंने पहले चलाया था। तो आपको बहुत सारे प्रश्न के उत्तर ऑप्शन से भी मैं निकाल के दूंगा अलग से, आप उसको लिख लेना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बोला कि बिंदन सिस्टम ऑफ रॉक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, पहला है प्रीशियस स्टोन एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, कीमती पत्थर और निर्माण सामग्री, आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइट एंड माइका, कॉपर एंड यूरेनियम। कि भाई बिंदन सिस्टम ऑफ जो रॉक्स पाए जाते हैं वो किस लिए महत्वपूर्ण है? क्या कीमती पत्थर और निर्माण सामग्री के लिए महत्वपूर्ण है, लो अयस्क और मैग्नीज के लिए है, बॉक्साइट और अब्रक के लिए, तांबा और यूरेनियम किसके लिए वो महत्वपूर्ण है? सो देखो इसका जो उत्तर होगा पहले ले लो, फिर हम इस पर डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। तो देखो इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर होगा ए, कि जो हमारे बिंदन सिस्टम ऑफ रॉक्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रीशियस स्टोन एंड बिल्डिंग मटेरियल, के जो आप घर निर्माण में जो सामग्री यूज करते हो या कीमती पत्थर, ये चीज़ आपको बिंदन सिस्टम रॉक्स से देखने को मिलेगा। अब बिंदन सिस्टम रॉक्स, जैसा कि आपको पता है, यही जो बिंदिया रेंजेस है, यही जब आगे बिहार की तरफ बढ़ जाते हैं ना, यही जब आगे बिहार की तरफ बढ़ जाते हैं, इसको क्या कहा जाता है? तो बिंदन सिस्टम रॉक्स अगर बिहार की तरफ बढ़ जाते हैं, ये बिंदन सिस्टम है, यही जब आगे बिहार में बढ़ जाते हैं तो उसको बोला जाता है वहाँ पे कैमूर की पहाड़ियाँ। किसकी पहाड़ियाँ? कैमूर हिल्स जिसको आप बोलते हो। तो कैमूर की पहाड़ियाँ मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ। जैसे अगर आप मैप में देखते हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ देखना, मैं बहुत सारी चीज़ का डिस्कशन कर दूंगा, इसको ध्यान रखना। अगर आप इस मैप को देखते हो, देखो बिंदन रेंज यहाँ है आपका, बिंदन रेंज आपका यहाँ है, और इसके ठीक नीचे आपका सतपुड़ा है। इसके ठीक नीचे सतपुड़ा जो है ना, वो डाइसेक्टेड रेंज है, ठीक है। अगर आप इसको सही से देखोगे इस मैप को, तो ये सतपुड़ा जो ऐसे टूटा हुआ है, ये 3, ठीक है, ये ऐसे टूटा हुआ है। ये आपका महादेव रेंज हो गया, ये मैकाल रेंज हो गया, और ये राजपल्लव या राजपल्लव कुछ करके है, देख लेना आप लोग इसको। और यही देखो, यही जो बिंदिया रेंज जब बिहार में चली जाती है, सो आपका लगभग यहाँ पे, तो इसको आप बोलते हो कैमूर की पहाड़ियाँ। क्या बोलते हो? कैमूर की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ। तो ये आपका बिंदिया रेंज हो गया, बिंदिया रेंज हो गया। ये आपकी सतपुड़ा हो गई, ये जो आपका सतपुड़ा हो गया जो डाइसेक्टेड है। ये आपका महादेव हिल्स हो गया, महादेव हिल्स। ये आपका मैकाल रेंज हो गया। ये सब आपको ध्यान में रखना है, पूछेगा आपको, ठीक है। और ये आपका अरावली हो गया, देख ही रहे हो आपको, कहाँ पे है? राजस्थान, अरावली कहाँ पे आपका? राजस्थान। वैसे आप देख सकते हो ये हमारा छोटा नागपुर प्लेटू भी है, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट, ये ईस्टर्न घाट, ये आपका गैरो खासी जयंतिया, और यहीं पे आपका शिलोंग प्लेटू भी मिलता है, इसको आप मेघालय प्लेटू भी बोलते हो, ठीक है। ये आपका नागा हिल्स हो गया। तो इस तरह आप जब भी मैप लो ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करके दिमाग में रखो, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी एग्जाम बेनिफिट हो। तो बिंदिया रेंज हमारा यही था, यही जब बिहार से एक्सटेंड हो जाती है तो इसको कैमूर की पहाड़ियाँ बोलते हैं। और यहाँ से कीमती पत्थर और घर बनाने के लिए जो सामग्री है, उस तरह की चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 2 बोल रहा है कि इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, कि भारत में मिट्टी की कटाव की समस्या निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी है? आपको पता है सॉइल इरोजन किसको बोलते हैं? मिट्टी की कटाव, ठीक है, जिससे कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति कमजोर होती चली जाती है, उसकी फर्टिलिटी घटती है। तो बोला कि सॉइल इरोजन अगर इंडिया में आप देखते हो कि ऐसा होता है, तो उसके रीजंस क्या हो सकते हैं? टेरेस कल्टीवेशन,
टेरेस कहते हैं डिफॉरेस्टेशन या ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो देखो ध्यान देना, अगर आप टेरेस कल्टीवेशन की बात करते हो, इसकी बात करते हो, तो देखो टेरेस कल्टीवेशन जहां हम लोग सीढ़ीनुमा खेती जिसको आप बोलते हो, तो ये तो बेसिकली बनाया जाता है। क्यों ये बनाया जाता है? ताकि आपका सॉइल इरोजन घटे, रुके। आप टेरेस कल्टीवेशन करते हो इसलिए करते हो, देखो टेरेस कल्टीवेशन कुछ इस तरह से किया जाता है कि भाई यहाँ से जो मिट्टी बहे वो इस पे आ जाए, यहाँ जो बहे इस पे आ जाए और स्पीड स्लो होता चला जाए। तो उस स्थिति में क्या होगी भाई कि भाई जो सॉइल इरोजन में जो ह्यूमस होता है मिट्टी का, जिससे उर्वरक शक्ति आप देखते हो वो बच जाए। तो टेरेस कल्टीवेशन जो हम करते हैं उससे तो हम सॉइल इरोजन को रोकते हैं, तो ये तो होगा नहीं। डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, ये तो रीजन है भाई, क्योंकि वन की कटाई कर दोगे, आप पेड़ नहीं होंगे, तो पेड़ के जो जड़ होते हैं, रूट्स, वही तो सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, वही तो मिट्टी को बांध कर रखते हैं, जो जड़ होते हैं पेड़ के। और दूसरा ट्रॉपिकल क्लाइमेट, देखो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु अगर होगी ना भाई, तो और ज़्यादा वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे, डाइवर्सिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो पहला और तीसरा पॉइंट तो भाई गलत है। तो सिर्फ एक ही इसका उत्तर सही है कि भाई इंडिया में अगर सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, उसका एक रीज़न है इसमें से डिफॉरेस्टेशन। तो ऑप्शन देखो बी, ओनली 2, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको देख लो। और याद रखना टेरेस कल्टीवेशन हम क्यों करते हैं? सॉइल इरोजन से बचाने के लिए, मिट्टी कटाव से बचाने के लिए। अब देखो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो और इसका उत्तर देने की कोशिश करो कि गुवाहाटी किस नदी के तट पर स्थित है? गुवाहाटी, पहले तो आपको समझना है कि है कहाँ, तब आप नदियाँ बता पाओगे। मैं बहुत सारी नदियाँ डिस्कस भी कर दूंगा इसी के साथ साथ। इनफैक्ट हम लोग सारे ऑप्शंस को डील करेंगे, तीस्ता, ब्रह्मपुत्रा, हुगली, सोन, सब पे बात करेंगे। ठीक है, तो अभी बताओ मुझे कि गुवाहाटी किस नदी के तट पर स्थित है? वीडियो को पॉज कीजिए और इसका उत्तर देखिए, समझिए कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि भाई गुवाहाटी कहाँ है भाई? तो किस रिवर नदी के किनारे है? तो ब्रह्मपुत्रा। सही उत्तर क्या होगा? ब्रह्मपुत्रा। अगर हम गुवाहाटी के, पहले गुवाहाटी की बात करते हैं, तो गुवाहाटी क्या एक सिटी है, कहाँ? असम में। असम में। हिंदी वाले भी बच्चे, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, दोनों में लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैं बता ही दे रहा हूँ। तो गुवाहाटी एक सिटी असम में। असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर। क्या है? दिसपुर। देखो मैं पॉइंट्स भी और देने वाला हूँ। आपको पता है कि ब्रह्मपुत्रा जो कि कहाँ से निकलती है, जो मानसरोवर लेक के पास से निकलती है, ठीक है, और वहां से निकल के वो नामचा बरवा से, ध्यान देना, ब्रह्मपुत्रा निकली मानसरोवर लेक के पास से, वहां से निकल के नामचा बरवा से आंध्र प्रदेश में घुसती है। यहाँ नामचा बरवा है, नामचा बरवा से एक साउथ वेस्ट टर्न लेती है और घुसती है कहाँ? घुसती है आपको आंध्र प्रदेश में, वो तो भारत में घुसती है। और फिर इसके बाद यहाँ से घुसती है असम में, फिर असम के बाद बांग्लादेश में, और फाइनली गिर जाती है कहाँ? गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में, बॉब में, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आपको जैसा पता है, ठीक है, कि असम जो है, असम देखो ये ब्रह्मपुत्रा नदी किनारे, ये ब्रह्मपुत्रा ही है ना, ये ब्रह्मपुत्रा ही है। तिब्बत में इसका नाम क्या है? सांगपो। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, मैंने ब्रह्मपुत्रा को बहुत बढ़िया से डील किया था, तो इसलिए मैं अभी पूरा रिपीट नहीं करूंगा। अब बस देख लो कि असम जो है ब्रह्मपुत्रा के किनारे है, ठीक है। और मैंने इसमें एक इंपॉर्टेंट और चीज बताया था कि असम में एक मजूली आइलैंड है। असम में क्या है? एक मजूली आइलैंड भी है, मजूली आइलैंड, ठीक है, मजूली आइलैंड, मजूली द्वीप जिसको आप बोलते हो। और ये एक रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन कहने का मतलब, रिवराइन आइलैंड है, इसका कहने का मतलब क्या है कि वह एक ऐसा द्वीप है जो बहुत सारी नदियों के द्वारा बनाया गया है, जैसे दिहांग, दिवांग, लोहित, सुबनश्री, ठीक है। तो ये सब नदियों के द्वारा एक रिवराइन आइलैंड ही बनता है, जो कि आपको असम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर हम हुगली की बात करते हैं, हुगली, इसके किनारे पे क्या मतलब, इस नदी किनारे पे कौन सा बसा हुआ है? आपको पता है, कोलकाता, ठीक है, कोलकाता बसा हुआ है, ठीक है। अगर आप तीस्ता देखोगे, तीस्ता कहाँ से निकलता है? इंडिया के मैप में अगर आप तीस्ता को ध्यान से देखोगे, चलो पहले हम ये जो ब्रह्मपुत्रा कोर्स है इसको आपको बताते हैं। देखो मैंने बोला था ना कि ये यहाँ से घुसती है, और यहाँ देख लो आप लोग, दिबांग, लोहित, सियांग, ठीक है, और सुबनसिरी, ये सब मिलकर ना यहाँ पे क्या है, एक रिवराइन आइलैंड भी बनाती है, जो कि असम में है। असम देखो, ये रहा असम, ध्यान से देखो, ये रहा असम, और ये रहा ब्रह्मपुत्रा का फ्लो, ये रहा ब्रह्मपुत्रा, देख रहे हो ना। तो असम किसके किनारे है? ब्रह्मपुत्रा के किनारे है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो कि द नर्मदा रिवर फ्लोज टू द वेस्ट व्हाइल मोस्ट अदर लार्ज पेनिनसुलर रिवर फ्लो टू द ईस्ट। ईस्ट होगा ये,
कि नर्मदा रिवर पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अन्य बड़ी प्रायद्वीप जो है इंडियन पेनिनसुला जो ये आपका भारतीय प्रायद्वीप है, उसमें मैक्सिमम नदी आपको दिखेगा कि जो वेस्ट टू ईस्ट बह रही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ बह रही है। लेकिन नर्मदा ऐसा रिवर है जो वेस्ट की तरफ बहती है, मतलब पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। फिर ध्यान समझना, भारतीय प्रायद्वीप में इंडियन पेनिनसुला में मैक्सिमम रिवर जो है वो वेस्ट टू ईस्ट बहती हैं, जो इधर से इधर बहती हैं। लेकिन नर्मदा, आगे आपको तापी मिलेगा, इसके अलावा आपको साबरमती, माही भी मिलेगा, पर यहाँ नर्मदा के लिए बोला है कि नर्मदा जो है ना वो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ बहती है। नर्मदा ऐसे बहती है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि वाह, इसका रीजन क्या है। चलो ऑप्शंस देखो, वीडियो को पॉज करो, उत्तर लगाने की कोशिश करो। ऑप्शंस क्या क्या, चलो पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं। ये बोला है कि इट ऑक्युपाइज ए लीनियर रिफ्ट वैली, ठीक है। दूसरा है कि इट फ्लोज बिटवीन द विंध्या एंड सतपुड़ा। तीसरा है कि द लैंड स्लोप टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, ठीक है। देखो तीनों चीज क्या बोला है कि एक रिफ्ट वैली, लीनियर रिफ्ट वैली बनाती है इस वजह से। दूसरा है कि विंध्या सतपुड़ा के बीच में बहती है इस वजह से। देखो ये रहा आपका विंध्या रेंज और ये रहा आपका सतपुड़ा। नर्मदा इसी के बीच में रिफ्ट वैली बनाती है। नर्मदा यहाँ रिफ्ट वैली बनाती है, रिफ्ट वैली बनाती है, ठीक है। अगर आप मैप में देखना चाहो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, देखो ध्यान से समझते चलना। देखो ये रहा विंध्या और ये रहा सतपुड़ा और ये देखो इसके बीच में ये नर्मदा बह रही है। ये अभी मैं इसको करने वाला हूँ येलो से। देखो ये जो दिखा रहा है ना ये नर्मदा, और बह किधर रही है, वेस्ट की तरफ। लेकिन मैक्सिमम जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, जैसे आप देख लो महानदी को देख लो, गोदावरी को देख लो, कावेरी को देख लो, ठीक है, आपको कृष्णा भी यहीं मिलेगा। तो ये सारी नदियाँ जो है ना ईस्ट की तरफ बहती हैं, और जो ईस्ट की तरफ नदियाँ बहती है वो क्या बनाती है, वो डेल्टा बनाती है। आपको पता होगा बे ऑफ बंगाल में जाके वो डेल्टा बनाती हैं। लेकिन जो भी नदियाँ वेस्ट की तरफ बहती हैं, मतलब जो वेस्टर्न घाट की तरफ जाती हैं, जो कि अरेबियन सी में मिलती हैं, देखो जो नदियाँ पूर्व की तरफ बहेंगी, जो बे ऑफ बंगाल में गिरेंगी, वो सब बनाएंगी डेल्टा। क्या बनाएंगे, डेल्टा। लेकिन जो नदियाँ वेस्ट की तरफ बहेंगी, जो अरेबियन सी में गिरेंगी, वो बनाती है एस्चुरी। अब आपसे बोला, जो ऑप्शन दिया था उसमें ऑप्शंस में क्या क्या बोला था कि वो इसलिए क्योंकि वो रिफ्ट वैली बनाती है, ये रीजन है कि इट फ्लोज बिटवीन विंध्या एंड सतपुड़ा। तो देखो ये बात ठीक है कि नर्मदा एक रिफ्ट वैली बनाती है विंध्या सतपुड़ा के बीच में, लेकिन ये रीजन नहीं है कि वो बहेगी पश्चिम की तरफ, ठीक है। और तीसरा द लैंड स्लोप टू द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, नहीं ये भी नहीं है रीजन। तो इसका एक ही रीजन है, ऑप्शन होगा ए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, कि ये एक लीनियर रिफ्ट वैली बनाती है इसलिए वेस्ट की तरफ बहती है, ठीक है। चलो मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। इसका सही उत्तर पहले आप लिख लेना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ठीक है। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ध्यान देना। देखो अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसमें देखो आप साबरमती, इसमें देखना, ये रहा साबरमती, ये रहा माही, ये रहा नर्मदा और ये रहा तापी। ये चार नदियां वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। किधर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो पश्चिम की तरफ बहती हैं, पश्चिम की तरफ बहती हैं। अब मैं कुछ पॉइंट्स और बोलूंगा, ध्यान से समझना। नर्मदा, तापी, माही और साबरमती चारों जो है अरेबियन सी में गिरती है, ठीक है। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। अब जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर होगा, जो वेस्टर्न घाट की तरफ बहेगा, वो बनाएंगे एस्चुरी। ये पॉइंट मैंने आपको दे दिया है, वो एस्चुरीज बनाती हैं, ठीक है। और वैसे भी एक चीज और समझो कि जो नदियां पूरब की तरफ बह के बे ऑफ बंगाली खाड़ी में गिरती है ना, वो बहुत लंबी दूरी ट्रेवल करती है, लेकिन ये लोग शॉर्ट दूरी ट्रेवल करता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो नर्मदा आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ आपको नर्मदा दिखेगा, दिख रहा है, यहाँ आपको नर्मदा दिखेगा। बाकी देखो जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, इसमें देखो ब्रह्मानी, ठीक है, यहाँ आपको महानदी दिख जाएगा, गोदावरी है, कृष्णा है, पेन्नर है, ठीक है। तो ये सब, कावेरी भी है। तो ये सब नदियाँ जो है ना, जो ईस्ट की तरफ बहती है, लेकिन नर्मदा, तापी, साबरमती, माही ये सब वेस्ट की तरफ बहती है, ठीक है। तो इस पॉइंट को लिख लो कि जो वेस्ट की तरफ बहेंगी वो एस्चुरी बनाएंगी, जो ईस्ट की तरफ, जो इधर बहती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। आपको पता होगा गंगा ब्रह्मपुत्रा मिलके यहाँ सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं, जो कि एक आपको मैंग्रोव आपको वहाँ देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी डेल्टा बनाती है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हो। तो अब इस पॉइंट को यहाँ चाहो तो लिख लो कि ईस्ट वाले डेल्टा बनाते हैं, वेस्ट वाले एस्चुरीज बनाते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो नर्मदा निकल कहाँ से रही है, इस पॉइंट को भी देख लो। देखो नर्मदा निकल कहाँ से रही है, ध्यान दो। नर्मदा निकल रही है मध्य प्रदेश से। नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, अमरकंटक। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, जो मध्य प्रदेश में, और गिरती कहाँ है,
गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात मतलब खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये पॉइंट भी लिख लेना चाहोगे तो। अच्छा एक चीज और देखना, यहीं पे आपको एक मिलता है एक फॉल जिसका नाम है धुआंधार फॉल या मिस्ट फॉल भी बोलते हैं। तो एक फॉल भी बना दिया, इसका नाम क्या है? मिस्ट फॉल। मिस्ट फॉल बोलते हो या फिर धुआंधार फॉल भी बोलते हो। धुआंधार फॉल, नाम से ही पता चल रहा है धुआंधार है, ठीक है। तो नर्मदा निकलती है अमरकंटक रेंज से, जो कि मध्य प्रदेश में है। गिरती कहाँ है? गल्फ ऑफ खंबात में, ठीक है, या फिर अरेबियन सी भी आप बोल सकते हो। तीसरा क्या है कि भाई ये बनाती है एस्चुरी, वो भी ठीक है। चौथा कि यहाँ पे आपको मिस्ट फॉल या फिर धुआंधार फॉल भी देखने को मिल जाएगा। और चार ही है, ये जो चार रिवर, चारों का नाम याद रखो, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, चारों नाम याद रखना, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। बाकी मैक्सिमम नदियां जो है ना वो ईस्ट की तरफ बहती हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर मैंने दे दिया आपको। नर्मदा के बारे में पॉइंट ही बता दिया, अमरकंटक मध्य प्रदेश, गल्फ ऑफ खंबात, और यहाँ मिस्ट या धुआंधार फॉल देखने को मिलेगा। चलो पांचवा क्वेश्चन देखो। अब इसका उत्तर आप लोग अपना वीडियो पॉज करके बताओ कि व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय की हाइट कितनी है? ठीक है, ग्रेट हिमालय की हाइट कितनी है? देखो जब आप नॉर्दर्न माउंटेन चेन पढ़ोगे ना, तो ये चीज़ मैं अभी पढ़ाऊंगा। अभी आई थिंक आपको इसके बाद जो लेक्चर मिलेगा ना पहला, जिसमें कि मैं इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहा हूँ जेपीएससी के लिए, तो वहाँ आपको ये चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। पहले मैं फिर भी आपको बताता हूँ। देखो अगर आप हिमालय को नॉर्दर्न माउंटेन चेन को जब आप बांटते हो तो एक आप बांटोगे ट्रांस हिमालय, ठीक है। फिर आप बोलते हो GH4 ग्रेट हिमालयन रेंज, ये आपका हो गया ट्रांस हिमालय का पार्ट, ट्रांस हिमालय। मैं आपको रफ लेआउट बना रहा हूँ, ठीक है, जो लोग पढ़े होंगे उनको पता चल जाएगा। ये आपका हो जाता है मिडिल हिमालयन रेंज, इसको भी लेसर हिमालय रेंज भी बोलते हैं, इसको हिमाचल भी बोलते हैं। हिमाचल ग्रेट हिमालय रेंज को क्या बोलते हैं? इसको हिमाद्री बोलते हैं। हिमाद्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि सालों भर ये भी बर्फ से ढका हुआ रहता है, ठीक है। और ये हो गया आपका आउटर हिमालयन रेंज, जिसको कि आप शिवालिक बोलते हो, शिवालिक बोलते हो। तो आपसे पूछा है कि भाई ये जो GH4 है ग्रेट हिमालयन रेंज है, ठीक है, महान हिमालय की ऊंचाई कितनी है? भाई आपको इसी GH4 पे दुनिया की सबसे हाईएस्ट चोटी, इसको आप बोलते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट क्या है? दुनिया की सबसे हाईएस्ट चोटी है वर्ल्ड की। ये आपको यहाँ देखने को मिलता है, जिसकी ऊंचाई है कितनी? जिसकी ऊंचाई है 8848.85। और ऐसा बोला जा रहा है कि हिमालय की ऊंचाई और बढ़ रही है डे बाई डे। जो लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, और इसकी ऊंचाई और बढ़ रही है। तो ये नियर अबाउट किसके आसपास आया है? इसके आसपास आया है 8850। तो चूंकि माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ है? इसी GH4 वाले रेंज में पाया जाता है आपको। अब मैंने एक वीडियो में बताया भी एग्जैक्टली, कंचनजंगा, K2, गॉडविन ऑस्टिन, में सबकी चर्चा कर दी है। तो ज्योग्राफी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो सारे पॉइंट्स को डिस्कस भी कर रहा हूँ, तो आप देख लेना। तो GH4 आपको मिलेगा, GH4 में आपको मिलेगा माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8848.85, दैट इज नियर अबाउट 8850। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप नॉर्दर्न माउंटेन चेन को बांटोगे तो ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय। आउटर हिमालय को शिवालिक बोलते हैं, मिडिल मध्य और जो आपका लेजर हिमालय उसको हिमाचल बोलते हो, उसको हिमाद्री बोलते हो, वो आपका ट्रांस है ही, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसको लिखना है उसको लिख लो, पहले जो पॉइंट्स मैंने बताया उसको लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IST एंड GMT। कि भाई IST और GMT में क्या अंतर है, ठीक है, डिफरेंस कितने का है। तो पहले हम समझेंगे IST GMT होता क्या है, उसके बाद हम फिर आगे देखते हैं। चलो पहले मैं कुछ समझाता हूँ, उसको समझ लो। देखो एक हमारा GMT, ये हमारा GMT, ठीक है, GMT, इसको आप बोलते हो ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। ये कहां से पास करता है भाई, और किसको बोलते हैं? तो GMT हम किसको लेते हैं? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को। लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसी को हम GMT लेते हैं। मतलब जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन क्या है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रधान यमयोत्तर। तो जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जो 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, जिसको आपकी प्रधान यमयोत्तर प्राइम मेरिडियन बोलते हो, उसी को, ठीक है, हमने वर्ल्ड कॉमन टाइम के लिए चुना है। किसके लिए चुना है? वर्ल्ड कॉमन टाइम, जो विश्व का एक कॉमन टाइम हमने लिया है, इसी के मापदंड पे लिया है, इसी स्टैंडर्ड पे हमने इसको बैठाया है, जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। और ये पास कहाँ से करता है भाई? तो ये पास करता है लंदन से। कहाँ से पास करता है? लंदन से।
लेकिन अगर हम IST की बात करें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, तो हमने 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है हमारा, ठीक है, 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इसको हमने माना है अपना भारत का, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो भारत का जो मापक समय का जो पैरामीटर है, जो स्टैंडर्ड हमने माना है, जिससे हम कंपेयर करके चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए, वो कितना है? 82.5 डिग्री, सॉरी 82.5 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये जैसे कि GMT जो है लंदन से पास करता है, तो भाई IST कहाँ से पास करता है? तो IST आपका पास करता है, आपको 2-3 चीज़ देखने को मिल जाएगा, नैनी करके जगह है इलाहाबाद में, या मिर्ज़ापुर UP में मिल जाएगा। तो ये कहाँ से पास करता है? नैनी, इलाहाबाद, जिसको बहुत लोगों को नहीं पता होगा, वो बहुत जगह आपको मिलेगा, मिर्ज़ापुर UP, ठीक है। तो ये भारत का जो समय मापक है IST, वो कितने पे है? 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब ध्यान दो, अगर ये 0 डिग्री पे और 82.5 डिग्री पे है, तो दोनों के बीच में भाई टाइम डिफरेंस आपको कितना होगा? यही तो पूछा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IST एंड GMT। तो पहले आप लोग एक चीज और समझना, जब आप लॉन्गिट्यूड पढ़ते हो, जब आप अक्षांशीय रेखाओं के बारे में पढ़ते हो, सॉरी, जब आप लैटिट्यूड पढ़ते हो, मैंने कहीं बताया भी था, जब आप लैटिट्यूड पढ़ते हो, लॉन्गिट्यूड पढ़ते हो, दोनों का यूज क्या क्या है? देखो, लैटिट्यूड का काम है, लैटिट्यूड हम लोकेशन के लिए, किसी का पोजीशन जानने के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन जब हम लॉन्गिट्यूड को देखते हैं, तो लॉन्गिट्यूड आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं। लॉन्गिट्यूड का काम हम लोग क्या करते हैं? जब टाइम मैनेजमेंट करना होता है और टाइम कैलकुलेट करना होता है, तो हम लॉन्गिट्यूड के हिसाब से करते हैं, लेकिन लैटिट्यूड हम लोकेशन के लिए करते हैं। तो लैटिट्यूड जो आपकी अक्षांशीय रेखाएं हैं, वो किसी का पोजीशन, लोकेशन बताने के लिए यूज करते हैं, और लॉन्गिट्यूड टाइम के लिए यूज करते हैं। अब आपसे पूछा है कि IST और GMT में डिफरेंस कितना है, इसी को हम यहाँ निकालते हैं, जो मैंने यहाँ बताया है। देखो, IST आपका 82.5 डिग्री पे है और GMT आपका 0 डिग्री पे है, ठीक है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री, मतलब अपने एक बार एक्सिस पे 24 घंटे में घूम जाती है, मतलब 360 डिग्री बनाती है। तो 24 घंटे में अगर 360 डिग्री का एंगल हमारी पृथ्वी बनाती है, ठीक है, तो भाई 12 घंटे में कितने डिग्री एंगल बनाएगी? 180 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री बनाएगी ना। और 1 घंटे में 15 डिग्री का एंगल बनाएगी, और अगर आप सही से देखोगे तो 4 मिनट में 1 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 4 मिनट 1 डिग्री, मतलब अगर 1 डिग्री का डिफरेंस हुआ तो हमको 4 मिनट आपको मिलेगा। 1 डिग्री कवर करने के लिए 4 मिनट चाहिए, तो भाई 82.5 डिग्री कवर करने के लिए कितना मिनट चाहिए? तो 0 डिग्री से अगर हम 82.5 डिग्री पे आते हैं, तो 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है, तो 82.5 डिग्री में कितना मिनट लग जाएगा? देखो, इसको कैलकुलेट कर रहा हूं। 82 डिग्री को पहले 4 से गुना कर दो, और फिर हाफ को भी 4 से गुना कर दो। 4 दूना 8, 4 8 32, और ये हो जाएगा 2। तो भाई 330 मिनट लगेंगे। मतलब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से जब आप 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे आएंगे, तो आपको टोटल समय कितना लग जाएगा? 330 मिनट का। 330 मिनट मतलब कि 5.5 घंटे, 5 आवर 30 मिनट। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि GMT और IST, ये जो आपका वर्ल्ड कॉमन टाइम मेजरमेंट जिसको हमने रेफरेंस माना है, वो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिससे हम पूरी दुनिया का टाइम निकालते हैं। और भारत में जो IST चलता है वो है हमारा 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो इन दोनों के बीच में आप देखोगे कि टोटल टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है? 5.5 घंटे का आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि 1 डिग्री को कवर करने में 4 मिनट लगता है। तो 0 डिग्री से जब हम 82.5 डिग्री तक जाएंगे तो 5.5 घंटे एक्स्ट्रा लग जाएंगे। मतलब इंडिया जो है वो 5.5 डिग्री अहेड है, किससे? GMT टाइम से आगे है, ठीक है। ऑप्शन में देखो क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखो, मैं चीज़ों को तोड़ने की पूरा कोशिश कर रहा हूँ, जितना तोड़ के आपको समझा सकूँ। तो 1-2 पॉइंट और लो इसमें, 1-2 पॉइंट और लो। देखो, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री लैटिट्यूड है। तो एक प्रश्न आता है कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर GMT को और IST को कहाँ कहाँ काटता है? ध्यान देना, एक प्रश्न और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैं इसको मिटा रहा हूँ, पहले इसको लिखना, लिख लो, तो इसको लिख लो, फिर मैं मिटा के बताता हूँ आगे, ठीक है। अब देखो, एक प्रश्न आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर GMT को कहाँ कट करता है? ग्रीनविच टाइम को, जो कर्क रेखा है, वो जो हमारा GMT ग्रीनविच मीन टाइम है, उसको कहाँ कट करता है? ये कट करता है अल्जीरिया में। कहाँ कट करता है? अल्जीरिया में, याद रखना। वैसे एक प्रश्न आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर IST को कहाँ कट करता है? ये कट करता है कट करता है ये कहाँ काटता है?
तो इसको तो अल्जीरिया में काटता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ग्रीनविच मीन टाइम को अल्जीरिया में काटता है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को जो भारत समय मापक है उसको कहाँ काटता है, तो उसको काटता है आपको एक डिस्ट्रिक्ट है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़, ठीक है, स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ। तो भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ काटता है IST को, कोरिया डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। ठीक, चलो मैं आपको दिखाता हूँ मैप में। देखो ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने कर्क रेखा, ये कौन सा रहा, कर्क रेखा। देखो कर्क रेखा, ये रहा हमारा IST, कहाँ काट रहा है इसको, यहाँ छत्तीसगढ़ में। जो एग्जैक्टली जगह काटता है ये हमारा छत्तीसगढ़, देखो तो जो एग्जैक्टली है वो जगह क्या है, कोरिया डिस्ट्रिक्ट है, कोरिया जिला इसको आप बोलते हो, और ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। अब देखो जैसे कि मैंने बता रखा था कि देखो यहाँ ये रहा हमारा नॉर्थ पोल, ये रहा हमारा नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, ये रहा दक्षिणी ध्रुव। तो जो 0 डिग्री मेरिडियन है ना, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, उसी को हम कहते हैं GMT, उसी को हम वर्ल्ड कॉमन टाइम के लिए यूज करते हैं। यहाँ देखो लिखा बी ऑफ इट इज कैलकुलेटेड अंडर द 0 लॉन्गिट्यूड, ये 0 लॉन्गिट्यूड है। IST के लिखा है कि इट इज कैलकुलेटेड अंडर 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, देखो आप इसके ईस्ट में है ना, इसके ईस्ट में ईस्ट लॉन्गिट्यूड लिखा गया है। GMT जो हमारा वर्ल्ड कॉमन टाइम है, विश्व का जो कॉमन समय निर्धारक है, स्टैंडर्ड रेफरेंस हम इसी को लेते हैं, लेकिन ये इंडिया के लिए है। ठीक है, अब लिखा हुआ कि द मेरिडियन, ये क्या है हमारा जो मेरिडियन है, कहाँ से पास करता है, ये पास थ्रू ग्रीनविच नियर लंडन। और ये कहाँ से पास करता है, इट पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया नियर इलाहाबाद। मैंने बताया था ना कि IST जो है, ये हमारा IST जो है, ये कहाँ से पास करता है, तो मैंने यहाँ बता दिया। देखो ये आपका यहाँ से उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, ये मैंने बता दिया कहाँ से पास करता है, नैनीताल इलाहाबाद, ये मिर्जापुर UP, ये भी मैंने बता दिया। वो मैंने लंदन बोल ही दिया था, वहाँ से पास करता है। और एक पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बताया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर IST को इंडिया में छत्तीसगढ़ में काटता है। और अगर वर्ल्ड में देखोगे, कहाँ काटता है, देखो आप अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को देखोगे ना, तो ये कहीं देखो यहाँ काटा है, ये देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो कलर चेंज करने दो फिर आपको समझ में आएगा। देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये 0 डिग्री तुम्हारा जो मेरिडियन है, ये 0 डिग्री वाला है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। ये कहाँ काट रहा है, देख लो ना, ये अफ्रीका का पार्ट है, यहाँ पे अल्जीरिया, ये दिस इज अल्जीरिया, अल्जीरिया में काटता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला इन विच हेमिस्फीयर झारखंड इज सिचुएटेड। ये देखो ये क्वेश्चन ऐसा आया था कि भाई किस गोलार्ध में झारखंड स्थित है, किस गोलार्ध में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ के साउथ। देखो बताया नहीं है किसके रिस्पेक्ट में, आपसे सीधा पूछा है कि किस गोलार्ध में झारखंड स्थित है, लेकिन ये बताया नहीं है कि भाई लैटिट्यूड के हिसाब से बताओ। ये बताया नहीं है किसके हिसाब से बताना है, कि लैटिट्यूड के हिसाब से बताना है, लैटिट्यूड के हिसाब से बताना है कि लॉन्गिट्यूड के हिसाब से बताना है। कहने का मतलब है कि अक्षांशीय विस्तार के हिसाब से बताना है कि देशांतर विस्तार के हिसाब से बताना है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, आपको पता है कि इंडिया कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इंडिया कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो भाई अगर इंडिया नॉर्दर्न में है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो झारखंड भी उत्तरी गोलार्ध में होगा। लेकिन ये तो लैटिट्यूड के हिसाब से हुआ। अगर आप लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जाओगे, जैसे आपको पता होना चाहिए, जैसे इसको देखो आप, चलिए इसको ही मत देखो यार, पहले मैं जो बता रहा हूँ उसको सुन लो। देखो ये रहा हमारा पृथ्वी। ठीक है, तो अगर आप लैटिट्यूड को देखते हो, लैटिट्यूड अगर हम इक्वेटर को ले ले, इक्वेटर जो है 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो इक्वेटर है ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर किसको बोलते हो, भूमध्य रेखा को बोलते हो या विषुवत रेखा को बोलते हो। तो ये अर्थ को 2 पार्ट में बांटता है, एक तो बांटता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, लॉन्गिट्यूड जो नॉर्थ से साउथ पोल को कनेक्ट करता है, तो अगर हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की बात करें, ये आपका ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये अक्षांशीय रेखा है, और ये देशांतर रेखा है। तो ये बांटता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर आपसे बोलता कि हमको लैटिट्यूड के हिसाब से बताओ, देशांतर रेखा के हिसाब से बताओ, सॉरी अक्षांशीय रेखा के हिसाब से बताओ, लैटिट्यूड के हिसाब से, तो भाई भारत हमारा यहाँ है, तो झारखंड भी यहाँ होगा, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध हो जाता है। अगर आपसे लॉन्गिट्यूड के हिसाब से पूछता, देशांतर रेखा के हिसाब से, तो भाई उस स्थिति में इंडिया यहाँ है, ठीक है, ईस्ट में है उसके, तो इसके हिसाब से ईस्ट हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली नहीं बोल रहा है, ना ही आपको लैटिट्यूड दिया, ना ही लॉन्गिट्यूड दिया। तो अब कैसे बताया जाए, क्योंकि भाई अगर हम मेरिडियन के हिसाब से देखते हैं तो ये पूर्वी गोलार्ध में आएगा, और अगर हम लैटिट्यूड के हिसाब से देखते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में आएगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि ये मेरिडियन जो बांटता है ईस्टर्न और वेस्टर्न बांटता है। तो उत्तर क्या दिया जाए, मेजोरिटी केस में हम लोग लैटिट्यूड लेके चलते हैं, तो यहाँ पे जो उत्तर दिया जाता है वो सी हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। मेजोरिटी केस में हम क्या लेते हैं, लैटिट्यूड लेते हैं। लेकिन आप देखना क्वेश्चन में स्पेसिफिक पूछेगा, यहाँ नहीं पूछा था।
अगर आप मैप में देखो, ध्यान से देखो, मैप में देखो, ये रहा हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये रहा हमारा इक्वेटर, मतलब ये रहा हमारा भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा जिसको बोलते हो। अब ये बांट दिया पूरा पृथ्वी को, देखो ये ऐसे पास हुआ और इसने बांट दिया उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और साउदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध। और हमारा इंडिया देखो, इंडिया कहाँ है? इंडिया हमारा यहाँ है। तो पहला बात ये उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में झारखंड हमारा यहाँ है, ये रहा हमारा झारखंड, झारखंड। तो भाई अगर उत्तरी गोलार्ध में इंडिया है तो झारखंड भी उत्तरी गोलार्ध में होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके हिसाब से देखते हो, देखो यहाँ 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, इसके हिसाब से जो ऐसे काटा है, तो ये देखो ये लॉन्गिट्यूड बांटता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। उस स्थिति से भारत जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है और ईस्टर्न में भी है, तो ईस्ट भी बन सकता था, नॉर्थ भी बन सकता था, लेकिन अगर हम लैटिट्यूड के हिसाब से उत्तर दे तो ये नॉर्दर्न होगा, उत्तरी गोलार्ध में होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द हिमालय रेंज इज वेरी रिच इन स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस फेनोमेना। बोल रहा है कि जो हिमालय का रेंज है ना, उसमें आपको बहुत विविधता देखने को मिलेगी, बहुत सारे ऐसे जो स्पीसीज हैं, प्रजाति हैं, उसमें बहुत आपको विविधता देखने को मिलेगी। इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दिस? दिस इज द क्वेश्चन। आप ऑप्शंस पढ़ो और उत्तर लगाने की कोशिश करो। क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ, ध्यान से देखो। पहला ऑप्शन क्या है? चलो मैं पढ़ता हूं, देखते चलो। इट हैज ए हाई रेनफॉल दैट सपोर्ट्स लग्जरियंट वेजिटेटिव ग्रोथ, तो भाई यहाँ बहुत अच्छी वर्षा होती है इस कारण से। इट इज ए कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायो जियोग्राफिकल जोन, कि ये विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। तीसरा कि एक्सोटिक एंड इन्वेसिव स्पीसीज हैव राइट्स बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन, ठीक है, कि बहुत सारी प्रजातियों के बीच में क्या हो गया, फाइट वाइट हुआ उस कारण से। और इट हैज लेस ह्यूमन इंटरफेरेंस, और यहाँ पे मानव लोग का जो इंटरफेरेंस है, जो हस्तक्षेप है, वो कम है। चारों में सबसे अच्छा रीजन क्या है? चारों में सबसे बेस्ट रीजन निकल के आता है कि यहाँ विभिन्न जैव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। इट इज ए कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल जोन, सीधा याद कर जाना है कि ये जो है ना हिमालय जो है, वहाँ पे आपको कन्फ्लुएंस, एक तरह का जंक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ बहुत सारे जो जैव भौगोलिक क्षेत्र है, आपको उसका संगम देखने को मिलेगा। ये रीजन है कि देयर इज ए हाई स्पीसीज डाइवर्सिटी यू आर गोइंग टू फाइंड इन द रीजन ऑफ हिमालय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9, Which one of the following is the oldest mountain range in India? कि भाई निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? आपसे पूछा गया है ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट। आपको हिमालय के बारे में पता है, यंग फोल्ड माउंटेन है, यंगेस्ट है हिमालय। सबसे ओल्डेस्ट पूछा है, ध्यान दो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ऑप्शन देखो और इसका फिर उत्तर देने की कोशिश करो, ठीक है। हिमालय यंगेस्ट है, मैंने बता ही दिया है, तो बचता है अरावली, सतपुड़ा और नीलगिरी। हम सब पे डिस्कशन कर देंगे, सतपुड़ा पे तो मैंने डिस्कशन कर भी दिया। मैंने बोला ना कि सतपुड़ा एक डाइसेक्टेड रेंज आपका है, जैसे आप देखो मैंने वहाँ बताया था मैकल रेंज, महादेव हिल्स, तो ये सब आपको सतपुड़ा में देखने को मिलेंगे। नीलगिरी पे मैंने चर्चा किया है, नीलगिरी जहाँ ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिलते हैं, वो आपका नीलगिरी का पॉइंट है। हाईएस्ट पिक दोदा बीटा मैंने बताया भी रखा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस निकल के आ रहा है, क्या निकल के आएगा? अब देखो इसके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे कि भाई सबसे ओल्डेस्ट पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भाई इसका सही उत्तर होगा अरावली। इसको याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बी इज द करेक्ट आंसर। देखो हिमालय तो भाई यंग फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है, जो कि जिसका कि आपको फॉर्मेशन क्रेटेशियस पीरियड से लेके ओलिगोसीन तक देखने को मिलेगा, ठीक है। ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन तक देखने को मिलेगा आपको हिमालय का फॉर्मेशन। लेकिन अरावली जो है ना, अरावली ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, याद रखो एकदम सबसे ओल्डेस्ट। इसमें जो रॉक है ना, आपको आर्कियन एरा के देखने को मिल जाएंगे, आर्कियन एरा के भी रॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो अरावली है, ठीक है, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? राजस्थान में। और इसका जो हाईएस्ट पीक है, जो सबसे ऊंचा शिखर है, वो कौन सा है? गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर का जो हाईएस्ट पीक है, ये क्या है? आपकी सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी। ये भी मैंने पॉइंट डिस्कस किया था, बट आया तो फिर से बता दिया, लिख लो। नीलगिरी क्या है भाई? जहाँ ईस्टर्न घाट टू वेस्टर्न घाट से मिलता है भाई, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट यहाँ मिलते हैं, मीट है कहाँ? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, ठीक है। इसका सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? डोडा बिट्टा, डोडा बिट्टा हाईएस्ट पीक है इसका। क्या है? हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक है, ठीक है। लिखो सारे पॉइंट्स को लिखो।
हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन आपको पता होगा। अरावली ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। आर्केनेरा के रॉक्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आर्केनेरा रॉक्स कर दो। राजस्थान में देखने को मिलेगा। इसका हाईएस्ट चोटी जो है गुरु शिखर है। एक पॉइंट और लेना चाहते हो तो ये भी लिख लो। ठीक है, सब तो मैंने बता ही दिया। नीलगिरी बता ही दिया, जहाँ ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट से मिलता है, जो जहाँ पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से मिलता है तमिलनाडु में। यहाँ का हाईएस्ट पीक है डोडा बीटा, शायद 2679 इसका ऊंचाई है मीटर। ठीक है, और सतपुड़ा आपको पता होगा कि विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज, ये रहा विंध्या रेंज, ये रहा सतपुड़ा रेंज। इसके बीच में नर्मदा अपना रिफ्ट वैली बनाती है। ये बार बार मैं चर्चा कर रहा हूँ, बहुत बार क्वेश्चन आया है। विंध्या और सतपुड़ा रेंज के बीच में नर्मदा रिफ्ट वैली बनाती है। ठीक है, चलो सारा पॉइंट लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। और आपको मैप में अच्छा मैप में भी दिखाता हूँ। चलो इसमें तो होगा, चलो इसमें दिखाता हूँ मैप में। देखो देखो अरावली रेंज, ये रहा अरावली रेंज, ये रहा अरावली रेंज। ठीक है, राजस्थान में देखने को मिल रहा है। एक चीज और ध्यान दो, आपसे बहुत बार एग्जाम पूछता है कि व्हाट इज द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या है अरावली रेंज का। तो अगर आपसे कोई ओरिएंटेशन पूछ ले अरावली रेंज का, तो आप बताओगे क्या है। देखो इसका ओरिएंटेशन नॉर्थ, इसका ओरिएंटेशन जो है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट है। देख रहे हो ऐसे है ना, नॉर्थ ईस्ट, ये रहा नॉर्थ, ये रहा ईस्ट। देख रहे हो इस तरह से है। इसका जो है ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है, झुकाव किस तरफ से है, नॉर्थ की तरफ और ईस्ट की तरफ। और इधर कैसे ऐसे है, साउथ की तरफ और वेस्ट की तरफ। तो इसका ओरिएंटेशन अगर आपसे पूछ ले कि अरावली का ओरिएंटेशन क्या है, अरावली का ओरिएंटेशन आपसे पूछ ले, ये मैं पढ़ाऊंगा अभी, जब मैं अभी नॉर्दर्न माउंटेन चेन कवर करूंगा, साथ ही आपका फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, जब भौगोलिक स्थिति मैं देखूंगा भारत की, तो उसमें आपको बताऊंगा अरावली के बारे में, इसका ओरिएंटेशन के बारे में। तो ये कुछ ऐसा है। तो ये रहा नॉर्थ ईस्ट और ये रहा साउथ वेस्ट। तो व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ अरावली हिल्स, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। ठीक है, अरावली यहाँ है, विंध्या यहाँ है, सतपुड़ा यहाँ, नर्मदा यहाँ फ्लो करती है, वेस्टर्न घाट यहाँ है। देखो ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ मिलते हैं, ये रहा आपका यहाँ पे जहाँ मिलेगा, ये आपका नीलगिरी है, नीलगिरी है। और इसी का हाईएस्ट पीक मैंने बोला था डोडा बीटा। ठीक है, चले आगे। चलिए, द प्लेस लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड पिंडर। देखो अलकनंदा और पिंडर, ठीक है, जहां मिलते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, जहां उन दोनों का संगम होता है, किसका, अलकनंदा का और पिंडर का, उस स्थान को क्या बोलते हैं। अभी हम इसमें सब कम से कम 5 क्वेश्चन बनाएंगे। ये एक प्रश्न है, लेकिन 5 प्रश्नों का उत्तर मैं आपको और दूंगा। आपसे ऑप्शन बोला है कि रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग और विष्णुप्रयाग। तो भाई जहां अलकनंदा और पिंडर मिलते हैं उसके कन्फ्लुएंस को क्या बोलते हैं, आइए मैं आपको मैप में दिखाता हूं, वहां से सारे प्रश्नों के उत्तर निकल आएंगे। ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो। ठीक है, देखो आपको पता है कि भाई देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, ये रहा हमारा देवप्रयाग। जहां अलकनंदा, कलर चेंज करने दो यार, जहां अलकनंदा और भागीरथी, जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलती है वो देवप्रयाग। तो ये देखो, ये भागीरथी और ये गंगा। ठीक है, और आपको पता है, ध्यान दो, ये देखो ये अलकनंदा आ रही है इधर से, तो अलकनंदा और भागीरथी जहां मिलती है वो रहा आपका देवप्रयाग। अब माना जाता है कि गंगा का उद्गम स्थान वहीं है। अब देख रहे हो ये गंगा निकला आपका, तो अलकनंदा भागीरथी मिली देवप्रयाग में। अब देखो अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में। ये रहा मंदाकिनी और ये रहा अलकनंदा जो आ रहा है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में। अब ध्यान दो, अलकनंदा और पिंडर कहाँ मिलती है, कर्णप्रयाग में। देखो ये रहा अलकनंदा और ये इधर से जा रही है पिंडर, ये मिली कर्णप्रयाग। और अलकनंदा और नंदकिनी ये दोनों कहाँ मिलते हैं, तो भाई यहाँ नंदप्रयाग में, ये रहा नंदप्रयाग। और अलकनंदा और धौली गंगा ये दोनों कहाँ मिलते हैं, तो विष्णुप्रयाग में। ये 5 पॉइंट ध्यान देना। अलकनंदा भागीरथी से मिलती है देवप्रयाग में, अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा पिंडर से मिलती है कर्णप्रयाग में, अलकनंदा नंदाकिनी से मिलती है नंदप्रयाग में, और अलकनंदा धौली गंगा से मिलती है विष्णुप्रयाग में। तो ये 5 आपको याद रखना है। फिर से रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान देना। अलकनंदा सबसे पहले मिली धौली से, बनाई विष्णुप्रयाग। तो भाई अलकनंदा धौली से मिली, बनाई विष्णु। अलकनंदा नंदिकनी से मिली, बनाई नंदप्रयाग। अलकनंदा पिंडर से मिली, बनाई कर्णप्रयाग। अलकनंदा मंदाकिनी से मिली, बनाई रुद्रप्रयाग। और अलकनंदा भागीरथी से मिली, बनाई देवप्रयाग, जहां गंगा का उद्गम स्थल भी माना जाता है।
ठीक है, तो 5 चीज़ आपने देख लिया। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ पे अलकनंदा पिंडर से मिलती है। तो ये रहा, देखो मैं दूसरे कलर से कर रहा हूँ, ये रहा पिंडर, ये रहा हमारा पिंडर, और ये रहा हमारा अलकनंदा। तो अलकनंदा और पिंडर यहाँ दोनों मिल रहा है, दिस इज कर्णप्रयाग, दिस इज कर्णप्रयाग, दिस इज कर्णप्रयाग। ठीक है, तो भाई सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर कर्णप्रयाग। तो अलकनंदा पिंडर से मिलती है कर्णप्रयाग में। हो गया, तो पांचों जान गए आप लोग, विष्णुप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग। ठीक है, ये पांचों मैंने आपको बता ही दिया। पहले विष्णुप्रयाग, फिर नंदप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग और लास्ट में आपका देवप्रयाग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ ही पूछेगा आप बता दोगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which one among the following is the correct order of the state through which the river चंबल flow। भाई रिवर चंबल कहाँ से फ्लो करती है? अब करेक्ट ऑर्डर क्या है कि भाई रिवर चंबल, जो चंबल नदी है उसका अगर आप प्रवाह को देखोगे तो आपको सही क्रम बताना है, किन किन राज्यों से होकर बहती है। सही उत्तर क्या है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो आपको सोच के बताना है इसका ऑप्शन। वीडियो पॉज करो और ध्यान दो कि चंबल रिवर निकलती कहाँ से है, ठीक है, और किस किस राज्य से बहती है, उसका सही क्रम क्या होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। सही उत्तर क्या होगा? वीडियो को पॉज करो और देखो इसको। चलिए इसका डिस्कशन करते हैं, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो रिवर चंबल पहले निकलती कहाँ से? रिवर चंबल पहले कहाँ से निकलती है? तो ये चंबल जो नदी है ये निकलती है विंध्या रेंज से। देखो पॉइंट लेते चलो, पहले पॉइंट लेते चलो फिर बात करते हैं। और इसको थोड़ा छोटा करते हैं पहले, चलो। देखो ये चंबल रिवर, चंबल निकलती कहाँ से है? तो ये विंध्या रेंज से निकलती है। कहाँ से? विंध्या रेंज से। और विंध्या रेंज मैंने अभी बताया था है कहाँ? एमपी में। इसका टोटल कोर्स लेंथ कितना है? 965 किलोमीटर का इसका कोर्स लेंथ है। 965 किलोमीटर का इसका कोर्स लेंथ है, इसका कोर्स लेंथ है। ठीक है, बहती कहाँ से? पहले ये बहती है मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर जाती है राजस्थान में, और फिर चली जाती है यूपी में, फिर चली जाती है यूपी में। कोई दिक्कत नहीं। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी जो है करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आंसर इसका ए हो जाएगा। और कुछ पॉइंट्स लो। ठीक है, अगर आप चंबल नदी का ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखोगे तो इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है उसमें एक आ जाती है बानस रिवर। इसके राइट बैंक में आ जाएगा काली सिंध। ठीक है, इसको भी दे दो। तो ये जो इसकी क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज आपको पता होगा। डिस्ट्रीब्यूटरी जहाँ से नदी अपनी धारा तोड़ती है, ट्रिब्यूटरी जहाँ नदी में धारा जुड़ती है। ठीक है, तो काली सिंध, तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, और राइट बैंक वाली ट्रिब्यूटरीज आपकी हो गई काली सिंध। इसका हो जाएगा बानस रिवर। पहले इसको लिखो और एक दो पॉइंट देता हूँ। ठीक है, एक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इसको भी दे ही दो, ये पार्वती हो जाएगी, पार्वती। ठीक है, तो लेफ्ट और जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, बानस जो रिवर है उसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन होगी? पार्वती और काली सिंध। अब अगर आप इस चंबल नदी पे देखोगे तो यहाँ आपको बहुत सारे डैम देखने को मिलेगा, जैसे गंगा सागर। लिखो इसको, एक तो आपको गंगा सागर मिलेगा, गंगा सागर, गंगा सागर, गंगा सागर डैम। दूसरा आपको मिल जाएगा राणा प्रताप, राणा प्रताप। ठीक है, तो इस तरह के डैम या और आपको एक बैरेज भी है। ठीक है, ये आपका गंगा सागर हो गया, ये राणा प्रताप हो गया, जवाहर सागर भी है एक, जवाहर सागर डैम भी आपको देखने को मिलेगा, जवाहर सागर डैम भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो गंगा सागर, राणा प्रताप, जवाहर सागर डैम, और यहाँ कोट्टा बैरेज भी मिलेगा। चौथा पॉइंट कहाँ लिख दो? यहाँ लिख लो, कोट्टा बैरेज भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, कोट्टा बैरेज जो कि चंबल नदी पे मिलेगा। ठीक है, तो क्या क्या मैंने बताया? चंबल निकलती है विंध्या रेंज। विंध्या रेंज कहाँ है? एमपी में, वहाँ से निकलती है। एमपी से राजस्थान, राजस्थान से यूपी। टोटल कोर्स लेंथ कितना? 965 किलोमीटर। इसके अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो लेफ्ट में है बानस, राइट में आपको काली सिंध और पार्वती। यहाँ पे कौन कौन से डैम मिलेंगे? गंगा सागर, राणा प्रताप सागर, कोट्टा बैरेज, और साथ में आपको एक जवाहर सागर ही मिलेगा देखने को। ठीक है, तो भाई ये इसका हो गया उत्तर। आंसर क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इसके सही क्रम है बहने के। ठीक है, आई होप मैं जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ आप लिख रहे होगे, ये सब एग्जाम में फ्रूटफुल रहेगा, बहुत उपयोगी साबित होगी। 12वां देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
ये क्या बोल रहा है कि देयर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन केरला। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। क्वेश्चन 12 को देखो, ये जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसमें दो बातें कही गई है। पहली बात बोली गई है कि भाई केरला में कोई ईस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है जो पूरब की तरफ बहती है। देयर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन केरला। ये बात सही है, गलत है? चलो आगे देखेंगे। देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कोई वेस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है। ये दोनों बात पे आपको बोला गया कि बताओ कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो पहला बात मैंने बताया था कि भाई देयर आर नो वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन मध्य प्रदेश, गलत बात है। मध्य प्रदेश में वेस्ट फ्लोइंग मतलब जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं नर्मदा और तापी, नर्मदा और तापी, है कि नहीं? तापी और नर्मदा जो है दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो मध्य प्रदेश से निकलती हैं। ठीक है, और देयर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर, मैंने बताया था नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक, बताया था ना। ठीक है, अब बोला कि देयर आर नो ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन केरला, नहीं ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत। देखो ईस्ट फ्लोइंग रिवर केरला में नहीं है। ठीक है, आपको केरला में ईस्ट फ्लोइंग रिवर मिल जाएगा, जैसे आपको कवानी है, भवानी है। ठीक है, तो ये सब जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो अगर हम दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखते हैं तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाइदर वन नाइदर टू, दोनों गलत है। भाई केरला में आपको पूर्व की तरफ बहने वाला नदियां मिलेंगी, कवानी भवानी एग्जाम्पल हो गया आपका। और आपको वेस्ट फ्लोइंग रिवर मध्य प्रदेश में पूछा है तो नर्मदा और तापी हो जाएगा। ठीक है, एक और रिवर है, मुझे याद नहीं आ रहा केरला में। ठीक है, कवानी है, भवानी है, एक और रिवर है पंबल, पंबल। ठीक है, पंबल लिख लो। ये सब रिवर हैं जो केरला में ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ केरला है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ केरला, ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ केरला, केरला। तो एक तो कवानी है, दूसरा भवानी है, तीसरा पंबल है, और नर्मदा और तापी जो है जो मध्य प्रदेश से निकलती है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, आंसर डी। क्वेश्चन में 13 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज और आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया। देखो फिर उसके बाद आगे भाई वेस्ट फ्लोइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। मैक्सिमम प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियां बहती है वो पूरब की तरफ बहती हैं, पश्चिम की तरफ बहने वाली कम नदियां है। तो आपको प्लीज याद रखना है, मैंने बोला था नर्मदा, तापी, साबरमती और माही, 4 नदी कम से कम आप लोग को याद रखना ही है। ठीक है, तो इसमें से पूछा है कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेस्ट फ्लोइंग, मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां बताओ। मैंने क्या क्या बोला? नर्मदा, तापी, साबरमती और माही। देखो इसमें क्या है, सिर्फ नर्मदा है, सीधे टिक मारने का, सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? सी, नर्मदा। अब हम बाकी की बात करते हैं, बाकी के एक करके बात करते हैं। पहले आप लिख लो, इसको अच्छे से लिख लो। तो नर्मदा, तापी, साबरमती, ठीक है, साबरमती और माही, ये चारों जो है ना पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां है, वेस्ट फ्लोइंग, वेस्ट फ्लोइंग। इसको आप लोग कहीं पे लिख लो, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, बहने वाली नदियां। ठीक है, नदियां, इसको आप लोग लिख लो। तो पहले नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, फिर हम बाकी सब पे डिस्कशन करते हैं। महानदी पे, कृष्णा, कांवरी सब पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब चलो एक करके देखते हैं। देखो महानदी, महानदी कहां से निकलती है? तो भाई महानदी निकलती है दंडकर्ण्या प्लेटू से, दंडकर्ण्या प्लेटू, जो कि कहां है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। और आपको पता है कि यही महानदी पे उड़ीसा में हीराकुंड डैम है। हीराकुंड डैम आपको पता होगा जो भारत का पहला मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट था, जो पहला भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो कि हीराकुंड डैम है। हीराकुंड डैम यहीं पे है। तो कहाँ पे? ये उड़ीसा में। तो भाई महानदी निकली कहाँ से? दंडकर्ण्या प्लेटू से निकली, दंडकर्ण्या प्लेटू, ठीक है, पठार से निकली, और जो छत्तीसगढ़ में है। और उड़ीसा में इसी पे हीराकुंड डैम है, जो कि भारत का पहला मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है, बहुउद्देशीय परियोजना, जो नदी घाटी परियोजना वो है। ठीक है, अब अगर हम कृष्णा की बात करें तो मैंने बोला था कि साउथ इंडिया की दूसरी बड़ी नदी है, साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की दूसरी बड़ी नदी है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है। ये कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर प्लेटू से निकलती है, जो कि महाराष्ट्र में है। निकलती कहाँ से है? तो महाबलेश्वर, इसको मैं मिटा रहा हूँ, सी इसका उत्तर आप लोगों को पता है। ये कहाँ से निकलती है? तो भाई महाबलेश्वर, बालेश्वर प्लेटू से निकलती है, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ठीक है, जो कि आगे चल के कृष्णा गोदावरी डेल्टा ही बनाती है। ये एक डेल्टा बनाती है, इसका नाम क्या है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा, कृष्णा गोदावरी, मैं अभी मैप में दिखा भी दूंगा, गोदावरी डेल्टा भी बनाती है। लिखो, पहले इसको लिख लो, फिर आगे बताता हूँ और पॉइंट देता हूँ।
ठीक है। तो ये निकली दंडकर्णिका प्लेटू से जो कि छत्तीसगढ़ में, ये निकला महाबलेश्वर प्लेटू से जो कि महाराष्ट्र में है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा बनाती है। इसका अगर कोर्स लेंथ लिखना चाहते हो तो भी लिख लो, 1400 किलोमीटर का कोर्स लेंथ है इसका, 1400 किलोमीटर, 1400, ठीक है। अब अगर हम कावेरी की बात करते हैं तो कावेरी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है। ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है, जो कि है कहाँ? कर्नाटक में, कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है, कर्नाटक में है। इसका कोर्स लेंथ कितना है? इसका कोर्स लेंथ है 800 किलोमीटर का, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो कावेरी जल विवाद है, कावेरी वाटर इशू जो आपको देखने को मिलेगा, ये 4 स्टेट के बीच में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कहीं और लिख देता हूँ, पहले इसको लिखो, इसको लिख लो। ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है जो कि कर्नाटका में है, और ये 800 किलोमीटर का इसका कोर्स लेंथ था। और ये जो कावेरी वाटर इशू है, जो कावेरी नदी का जो ये पानी का विवाद है, ये 4 राज्यों के बीच में है। किस किस के बीच में है? तो ये कावेरी वाटर इशू, इसको मैं कहाँ लिख दूँ? इसको यहाँ लिखता हूँ, इसमें बताऊंगा अभी। तो ये जो कावेरी जल विवाद है, कावेरी जल विवाद जो है आपका, जल विवाद, ये 4 राज्यों के बीच में है। कितने स्टेट के बीच में है? 4 स्टेट। कौन कौन? पहला कर्नाटका, दूसरा केरल, तीसरा पुडुचेरी और तमिलनाडु। तमिलनाडु, ये 4 स्टेट के बीच में है कावेरी जल विवाद, ठीक है। देख लो, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और पुडुचेरी। तो भाई कर्नाटक, केरला, पुडुचेरी और तमिलनाडु, तो ये आपका 4 स्टेट के बीच में कावेरी जल विवाद है। अब देखो, आपसे पूछा था वेस्ट फ्लोइंग रिवर, मैंने बता ही दिया है, आपको मैप में आपको दिखा भी रहा हूँ फिर से। नर्मदा, तापी, माही और साबरमती चारों वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो अरेबियन सी में जा गिरती है और यहाँ बनाती है एस्चुरी। एस्चुरी याद रखना, जितने भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर सब एस्चुरी बनाएगी, और जितने भी ईस्ट फ्लोइंग है सब डेल्टा बनाएगी। अब हम ये आप लोग लिख लिए, इसको लिखो, फिर मैं मिटाता हूँ। कावेरी जल विवाद 4 राज्यों के बीच में है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक और पुडुचेरी, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ और आपको थोड़ा सा बताता हूँ इस पर। यहाँ देखो, देखो जो भी ईस्ट फ्लोइंग महानदी जो है, ईस्ट फ्लोइंग है, ब्रह्मानी है, ठीक है, इंद्रावती, गोदावरी, ये कृष्णा, देखो कृष्णा गोदावरी मिलकर डेल्टा बनाती है। यहाँ पे, यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनता है, ठीक है। इसके आप देखो पेन्नर हो गया, कावेरी हो गया, ये सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। चले, तो सही उत्तर इसका क्या था कि भाई नर्मदा जो है एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इसमें। चलिए, अब देखो, द रिवर आल्सो नोन एज सांगपो इन तिब्बत। भाई किस नदी को सांगपो नाम से जाना जाता है? बहुत बार बता चुका, ब्रह्मपुत्र, बहुत बार बता चुका हूँ, ब्रह्मपुत्र, बहुत बार बता चुका हूँ ब्रह्मपुत्र, कि भाई ब्रह्मपुत्र जो निकलती है तिब्बत से, निकलती है मानसरोवर से, चमदंगयंग ग्लेशियर से निकलती है, मैंने बताया था, चमदंगयंग ग्लेशियर से, और वहाँ पे तिब्बत में पहले आती है। तिब्बत में इसका नाम क्या है? सांगपो है। चाइना में इसका नाम क्या है? यारलुंग जैंगबक, मैंने बताया था। अरुणाचल में घुसती है, उसका नाम है दिहांग। असम में ब्रह्मपुत्र, ठीक है। बांग्लादेश में आती है जमुना, आपको ये सब पता है, मैंने बता रखा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर बी। आप देखो, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे चमयंगडंग ग्लेशियर है, यहाँ से निकली, तिब्बत में इसको सांगपो बोला गया, चाइना में इसको यारलुंग जैंगबक बोला जाता है, यारलुंग जैंगबक, ठीक है। यहाँ से देखो नामचा बरवा से टर्न लेके घुसती है, यहाँ इसको बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं दिहांग। फिर असम में आती है, यहाँ इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। फिर देखो यहाँ से बांग्लादेश में घुसती है, जहाँ इसको जमुना बोला जाता है। इधर से आपकी गंगा आती है जो इससे मिलती है, जिसका पद्मा भी एक नाम है, और ये सब जाके फिर यहाँ डेल्टा बनाती है बे ऑफ बंगाल में। ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है और यहाँ क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा, ठीक है, ओके। चले आगे, तो सांगपो किसका नाम? ब्रह्मपुत्र का। तो ये कोर्स मैंने दिखाई दिया है, और आपको यहीं पे ध्यान रखना है, यहीं पे असम में बनता है एक मजूली आइलैंड, जो इसका चर्चा मैं बार बार कर रहा हूँ, मजूली आइलैंड, मजूली द्वीप, जो कि एक रिवर आइलैंड है, बहुत सारी नदियों से मिलकर बनता है। दिहांग, दिबांग, लोहित, सुवंत्री, ये सब याद रखना। 5वां देखो, रीगर सॉइल इज आइडली सुटेड फॉर द ग्रोथ ऑफ विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग क्रॉप्स। कि भाई जो क्रॉप्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, कि रीगर मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के विकास के लिए उपयुक्त है? किस फसल के विकास के लिए? कि रीगर सॉइल जो है, रीगर मिट्टी, वो किसके लिए उपयुक्त है? ग्राउंडनट, व्हीट, राइस और कॉटन। वीडियो को पॉज करो, उत्तर दो, बड़ी आसान क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो, ठीक है। मैं आपको बाकी रीगर सॉइल के बारे में बहुत चीज़ डील भी करूंगा। वीडियो को पॉज करो, इसका उत्तर दो।
ठीक है, तो आई होप अब बहुत लोगों ने उत्तर दे भी दिया होगा। तो भाई रीगर सॉइल जो है वो किसके लिए अच्छा होता है? तो कॉटन के लिए अच्छा होता है। किसके लिए अच्छा होता है? कॉटन के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसर डी। अब पॉइंट लेते हैं हम लोग। रीगर सॉइल किसके लिए अच्छा है? कॉटन के लिए। देखो रीगर सॉइल जो है ना आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो रीगर सॉइल आपको देखने को मिलेगा डेक्कन प्लेटू में। कहाँ मिलेगा? दक्कन के पठार में, दक्कन प्लेटू में। और इसका ओरिजिन क्या है? तो वोल्केनिक ओरिजिन है। कैसा है? ज्वालामुखी से, वोल्केनिक ओरिजिन से ये बनती है। कलर क्या होता है इसका? ब्लैक। इसको ब्लैक सॉइल भी आप बोलते हो। इसमें आयरन कंटेंट हाई होता है। जो आयरन होता है इसमें, आयरन कंटेंट इसका हाई होता है। पॉइंट लेते जाओ। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी हाई है। पानी को जमा करके रखने की क्षमता हाई है, तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी इसकी हाई है। कैपेसिटी भी इसकी हाई है। तो भाई जिस भी मिट्टी की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, पानी को रखने की क्षमता आई होगी, जब सूखेगा ना, जब ड्राई होगा तो ये फट जाएगी। ठीक है, तो ड्राई होगा तो इसमें क्रैक्स देखने को मिलेंगे उस तरह की मिट्टी में आपको। ठीक है, तो भाई रीगर सॉइल ब्लैक कलर का होता है, कॉटन के लिए बहुत अच्छा होता है, कॉटन के लिए अच्छा होता है। ठीक है, ये दक्कन के पठार में आपको देखने को मिल जाएगा। दक्कन के पठार जो वोल्केनिक ओरिजिन से मिलकर बने हैं। आयरन कंटेंट इसका ही है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी है, ड्राई करने पे ये फट जाएगा। ठीक है, ये इसमें डिफिशिएंट क्या क्या होता है, इसमें कमी क्या क्या आपको देखने को मिलेगी, किस किस चीज़ से? ये सॉइल में क्या क्या आपको नहीं देखने को मिलेगा? NP और ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर आपको यहाँ कम देखने को मिलेंगे। इस मिट्टी में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर की कमी आपको पाई जाएगी। ठीक है, ये भी लिख लो। और अगर आपको बोला जाएगा रिच में किस चीज़ में रिच होता है, ये मिट्टी में ज़्यादा आपको क्या मिलेगा? तो आयरन, कैल्शियम, अल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लाइम, ये सब आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लिख लो। तो सारा का सारा पॉइंट बता दिया। रीगर सॉइल मिले कहाँ? दक्कन के पठार में। कलर क्या है? ब्लैक, वोल्केनिक ओरिजिन से बनता है, आयरन कंटेंट हाई है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी है, पानी को ज़्यादा रख सकता है अपने अंदर। कमी क्या क्या पाया जाएगा? नाइट्रोजन कम होगा, फास्फोरस कम होगा, ऑर्गेनिक मैटर कम होगा। कॉटन के लिए अच्छी होगी। रिच किसमें? अधिक बहुतायत मात्रा में रीगर सॉइल में क्या मिलेगी आपको? रीगर मिट्टी में तो आयरन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, अल्युमिनियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा और लाइम भी मिलेगा। ठीक है, ओके, चलो इस पॉइंट को नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा देखो, मैंने मैप में दिखा दिया, ये देखो, ये आपका रीगर सॉइल। आपको पता है ये दक्कन का पठार भी यहीं पे है, आपको पता है ना, डेक्कन प्लेटू यहाँ है। ठीक है, यहाँ मालवा हो जाएगा, यहाँ बुंदेलखंड हो जाएगा, यहाँ बागेलखंड हो जाएगा, यहाँ शिलोंग प्लेटू है, इसी को मेघालय प्लेटू भी कहते हैं। सब आप लोग याद होना चाहिए, सब आप लोग याद होना चाहिए। ठीक है, तो देख रहे हो ये जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर जहाँ जहाँ आपको मिलेगा, ये देखना, ये जो ब्लैक सॉइल जहाँ जहाँ है यही रीगर है। ये जो ब्लैक सॉइल है ना, यहाँ कुछ मिलता है, यहाँ कुछ मिलता है। ठीक है, तो यही आपका रीगर सॉइल है। क्या है? रीगर मिट्टी है, रीगर सॉइल है। ठीक है, देखो जहाँ भी वोल्केनिक ओरिजिन होगा, जहाँ भी वोल्केनिक इरप्शन से कुछ चीज़ें बनी होंगी, वहाँ आपको ब्लैक सॉइल मिल जाएगा, रीगर मिट्टी वहाँ मिलेगी। इस बात को आप लोग ऐसे ही एक प्रिंसिपल के तौर पे याद रखो। 16 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। भाई रिवर गंगा पे कौन सा, गंगा नदी के तट पे कौन सा इसमें से शहर स्थित नहीं है? भाई फतेहपुर है, भागलपुर भी है, कानपुर भी है, उत्तरकाशी नहीं है। उत्तरकाशी नहीं है। उत्तरकाशी किस पे है? भागीरथी पे है। किस पे है? भागीरथी पे है। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? आंसर सी। लिखो, गंगा पे कौन सा शहर स्थित नहीं है आपसे पूछा था, तो फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर तीनों है। उत्तरकाशी किस पे है? तो भाई भागीरथी नदी पे ही स्थित है, भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक है, स्थित है, लिख लो भागीरथी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन इंडिया रीगर सॉइल इज फाउंड इन। इंडिया में रीगर सॉइल कहाँ मिलता है? मैंने अभी बताया था, डेक्कन प्लेटू, बताया था ना। सीधे आंसर मारो। देखो मैं जब भी पॉइंट्स एक्स्ट्रा देता हूँ, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के तौर पे निकलेंगे आपको, तो मैंने आपको दिखाया भी था कि देखो भाई इंडिया में रीगर सॉइल कहाँ है? डेक्कन प्लेटू। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ए। भारत में रीगर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में। ठीक है, चलो क्वेश्चन 18 देखो। ये बोल रहा है कि व्हेन यू ट्रेवल, चलो ये बोल रहा है कि व्हेन यू ट्रेवल इन सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया यू विल नोटिस रेड सॉइल, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ दिस कलर। बोला अगर आप भारत के किसी पार्ट में ट्रेवल करते हैं, किसी भाग में आप जाते हैं और अगर आपको लाल मिट्टी देखने को मिलती है, रेड सॉइल,
तो भाई उसका रीज़न क्या है? तो भाई अगर लाल मिट्टी देखने को आपको मिल रही है तो आप सीधा समझ जाओ कि उसमें भाई फेरिक ऑक्साइड है। लाल मिट्टी अगर आपको देखने को मिली तो आप समझ लो कि भाई लाल मिट्टी रेड होने का रीज़न है फेरिक ऑक्साइड, दैट इज Fe3O4। ठीक है, ये जो लिखा है फेरिक ऑक्साइड, तो रीज़न हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। इधर करेक्ट आंसर। अगर इसके बारे में और कुछ पॉइंट चाहते हो तो मैं पॉइंट देता हूँ। देखो जो लाल मिट्टी होती है, जो रेड सॉइल होता है ना, रेड सॉइल वो पोरस नेचर का होता है। कैसा होता है? पोरस। पोरस चीज़ समझते हो ना, पोरस नेचर होता है मिट्टी का, मतलब छिद्र जैसा होगा, पानी जाएगी और अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी। ठीक है, ये कहाँ मिलेंगे आपको? जहाँ लो रेनफॉल वाला एरिया होगा, लो रेनफॉल एरिया में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ कम वर्षा का क्षेत्र है। लो रेनफॉल एरिया कम वर्षा के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, कम वर्षा के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। अब इस सवाल में भी हम देख लेते हैं, पहले तो लिख लो, रेड सॉइल पोरस नेचर का होता है, Fe3O4, और लो रेनफॉल का जो एरिया का वहां देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये सॉइल आपको किस तरह के फसलों के लिए अच्छा है? तो ये सॉइल जो है ना, गुड किसके लिए अच्छा होती है? क्रॉप्स। उसमें वीट हो जाएगा, ऑयल सीड हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? टोबैको हो जाएगा। लिख लो, वीट, ऑयल सीड, टोबैको, ये सब के लिए अच्छा होता है। पल्सेस भी लिख ही सकते हो भाई। ठीक है, इसको एक पॉइंट में डाल दो। तो भाई लाल मिट्टी आपको जहां मिलेगी उसका रीजन है फेरिक ऑक्साइड, पोरस नेचर का होता है। ठीक है, छिद्र मतलब मिट्टी में आपको देखने को मिलेगा। लो रेनफॉल एरिया मिलता है। अच्छे किस किस तरह के फसल के लिए उपयोगी है? तो गेहूं के लिए, ऑयल सीड्स के लिए, टोबैको के लिए, और पल्सेस के लिए, जो दाल वाले हैं जितना की। और इसमें कमी क्या चीज़ की देखने को आपको मिलेगी? इस मिट्टी में कमी किस चीज़ की होती है? तो भाई नाइट्रोजन की, फास्फोरस की। ठीक है, इसमें आपको मैग्नीज भी कम मिलेगा। और क्या कर दोगे इसमें? आई थिंक लाइम भी कम ही होता है। लिखो, ठीक है, चलो इस पॉइंट को भी लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, चले आगे। इसका उत्तर सी होगा, लिख लेना, इसका उत्तर सी है। चलो आगे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्या बोल रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व। बोला कि ये जो ऑप्शंस दिया है इसमें से कौन एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ऑप्शन देखो, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, सुंदरबन, काजीरंगा। तो भाई गल्फ ऑफ मन्नार है कहाँ? भाई ये गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। सब याद करते चलो। नीलगिरी कहाँ है? जहाँ ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट से मिलता है मीट, वो नीलगिरी है। ये भी है आपको तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। और ये तीनों के तीनों बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये तीनों के तीनों जो हैं बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, लेकिन काजीरंगा, जो काजीरंगा है आपका, ये क्या है? ये एक नेशनल पार्क है। ये क्या है? नेशनल पार्क है। और यहीं काजीरंगा में आपको टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलेगा। टाइगर रिजर्व भी है ये काजीरंगा। और है कहाँ? तो भाई असम में है। कहाँ है? असम में। लिखो भाई, काजीरंगा एक नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व भी यहाँ देखने को मिलेगा। है कहाँ? असम में है। ठीक है, और इसका उत्तर क्या निकल के आता है हमारे पास? इसका उत्तर निकल के आता है हमारे पास कि डी इज द करेक्ट आंसर। की कौन सा इसमें से एक बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? तो काजीरंगा इज नॉट ए बायोस्फीयर रिजर्व। बाकी नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार और सुंदरबन, ये तीनों आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, डन। चलिए, अब मैंने देखो पूरा का पूरा आपका दे दिया है डाटा, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं। देखो काजीरंगा कहाँ है? असम। काइबुल लामजो, बहुत इंपॉर्टेंट, टिक मारो इसको एकदम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कीबुल लामजाओ भाई, एक मात्र फ्लोटिंग तो ये जो आपका कीबुल लामजाओ है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा आप देख लो तो कॉर्बेट आपको यहाँ देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आप कान्हा इंपॉर्टेंट है, बांधवगढ़ इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश, ध्यान रखना बांधवगढ़ आया हुआ है, कान्हा आया हुआ है। इसके अलावा ये आपका वेलवादार, ये भी आया हुआ है, रैन ऑफ कच्छ, ये भी देख लेना, रणथंभौर यहाँ राजस्थान में। इसके अलावा आपका इंद्रावती और कंकड़ वैली, ये दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। और जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये बांदीपुर, ये इंपॉर्टेंट है, साइलेंट वैली, ये सब प्रश्न पूछा गया है। खासकर ये बांधवगढ़, कान्हा, ये केबुल लामजाओ तो पूछा ही गया है, काजीरंगा,
इसके अलावा वल्बादार पूछा गया है, तो ये और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं भी हटाता हूँ और इसको आप याद करोगे, सब एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। ओके चलो, अब चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा मैं इसको ऊपर भी कर देता हूँ ताकि आपको और दिक्कत ना हो। चलिए आगे चलते हैं। 20 द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी टुगेदर विथ ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ। देखो ये बोल रहा है कि पारंपरिक मानव जीवन के साथ जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति की स्थापना है क्या, कि अगर आप चाहते हो कि पारंपरिक मानव जीवन भी चलता रहे और जो जैविक विविधता भी है वो भी चलते रहे, तो भाई दोनों को अगर आप चाहते हो कि पारिवारिक जो मानव जीवन के साथ अगर जैव विविधता भी पनपता रहे और संरक्षित भी रहे, तो उसके लिए सबसे अच्छा अरेंजमेंट आप क्या करोगे, उसको बायोस्फीयर रिजर्व बनाओगे, उसको बोटेनिकल गार्डन बनाओगे, उसको नेशनल पार्क बनाओगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाओगे। इस प्रश्न को थोड़ा सा आप सोचिए, इस प्रश्न को आप थोड़ा सोचिए, फिर मैं आपको उत्तर देता हूँ। आपको करना क्या है कि ह्यूमन का जो आपका ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ है उसको अगर आप चाहते हो कि बायोडाइवर्सिटी के साथ जोड़कर दोनों को संरक्षित रखें, सही से उसका विकास हो, तो आप उसको उस एरिया को क्या बना दोगे, बायोस्फीयर रिजर्व बनाओगे, बोटेनिकल गार्डन बनाओगे, और नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान बनाओगे, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य बनाओगे, क्या बनाओगे, ठीक है। चलो देखो इसको पहले, तो आप उसको बनाओगे, क्या बनाओगे, इसका सही उत्तर होगा बायोस्फीयर रिजर्व बनाओगे। क्या बनाओगे, बायोस्फीयर रिजर्व। डायरेक्टली उत्तर याद कर जाओ, वैसे चाहो तो मैं थोड़ा सा आपको समझा भी देता हूँ, इसका मैंने पॉइंट्स कहीं यहाँ देखो, यहाँ मैंने लिख रखा है कि नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, कि बायोस्फीयर रिजर्व में क्या करते हैं हम, टोटल ऑल ऑफ द फॉर्म्स, होल इकोसिस्टम उसमें सबको हम एक साथ कंजर्व करते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व होगा। सो आई होप कि आपको ये जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ के अपने तैयारी को अच्छा कर रहे होंगे। अब जो नेक्स्ट सेशन हम लाएंगे वो जनरल साइंस का होगा और झारखंड का, ठीक है। सो टिल देन आराम से आप लोग पढ़ाई कीजिए, जो मैंने पॉइंट्स दिया उसको ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं फिर हम।